नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के लिए एक पहला मॉक टेस्ट बाल शिक्षा एकेडमी की तरफ से आयोजित किया गया है और इस मॉक टेस्ट का सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, जो आने वाली टीचर रिक्वायरमेंट भर्ती है वहाँ ही नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जहाँ भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री से संबंधित जो भी विषय रहेगा वहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। साथ ही साथ जिन बच्चों का 12वीं कक्षा में हिस्ट्री है उन बच्चों के लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को स्पष्टीकरण के साथ, एक एक क्वेश्चन का स्पष्टीकरण के साथ हम लोग जवाब देते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिए और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी की, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, स्पष्टीकरण के साथ साथ समझते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शीर्ष सम्मेलन कब हुआ था? सार्क, ठीक है, ये सार्क है क्या, इसके बारे में पहले समझ लो। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक संगठन है। यह संगठन दक्षिण एशिया को मिलाकर बना है। इस संगठन का पहला काम यह है कि दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट रखना, वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी प्रकार की कोई भी वैदेशिक मामले या किसी प्रकार की कोई भी झगड़े होते हैं तो उन सारे झगड़ों में शांति का वातावरण बनाकर रखना इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो सार्क का प्रथम शीर्षक सम्मेलन कब हुआ था? आप भी इस क्वेश्चन का जवाब अपने कॉपी में लिखते रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो दिसंबर के महीने में 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क का प्रथम शीर्षक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1985 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान आर्थिक उदार नीति शुरू किया गया था? यह आर्थिक उदार नीति क्या है और किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में यह नीति लाई गई थी? देखो, आर्थिक उदार नीति क्या है। भारत में जब भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की छूट की व्यवस्थाएं की गई, ठीक, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उदार नीति कहते हैं। इसको शुरू करने वाले कौन प्रधानमंत्री थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज शुरू हुआ था? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जो 1990 के करीब 1990 में ये उदार नीति की शुरुआत की जाती है। आते हैं दूसरा कि डच शासन से स्वतंत्र होने के बाद इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बन गया? कहने का तात्पर्य क्या है कि इंडोनेशिया सबसे पहले डचों का उपनिवेश था। अब डचों से जैसे इंडोनेशिया क्या होता है? स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होने के बाद जैसे डचों से इंडोनेशिया स्वतंत्र होता है वैसे ही वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है। कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उस पर क्या हो जाता है? उपनिवेश स्थापित हो जा रहा है। तो ये कब देखने को मिला था? तो 1950 में ये आपको ये चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? देखो, मुक्ति आंदोलन, बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन, आप लोगों को मालूम है बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। इस बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय मुक्ति वाहिनी सेनाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब पूछा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? आपको मालूम है कि बांग्लादेश स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। इसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। तो उस समय 1971 मतलब मुक्ति के दौरान मतलब आज़ादी के समय, जब आज़ादी हुआ 1971 में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा, देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे या जे.ए. भुट्टो थे या याहिया खान थे या आयूब खान थे या नूरुल आमीन, कौन थे? तो इसका जवाब क्या होगा? नूरुल
नूरुल आमीन जो थे वो 1971 में पाकिस्तान के क्या बनते हैं, तो प्रधानमंत्री बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कब बना था। देखो उत्तरी अटलांटिक संधि को एक और नाम से हम लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नाटो। ये क्या है भाई, नाटो है, NATO, नाटो। ये नाटो कब बना था और किस देश ने बनाया, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने नाटो की शुरुआत की थी। और यह कब बना था, 1949 में। नाटो कब बना, 1949 में। संयुक्त राष्ट्र, इसमें टोटल 12 सदस्य देश थे और इन 12 सदस्यों देशों को लेकर उत्तरी अटलांटिक के 12 सदस्य देशों को लेकर एक संगठन तैयार किया गया था जिसका ही नाम था नाटो, जो कब बना था, 1949 में बना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, याल्टा सम्मेलन कब बुलाया गया था। देखिए एक एक क्वेश्चन को आप जवाब देते चलिए। आप मेरे जवाब से पहले अपना जवाब तैयार रखिए और मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे करके हम लोग टोटल 10 से 15 मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। और यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि उनका भी हिस्ट्री है और इससे संबंधित अनेक प्रश्न उनको देखने को मिलेंगे। तो वो लोग खासकर इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम देने जाएंगे। ऐसे तमाम 10 से 15 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर हिस्ट्री आती है वहाँ उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट जो आपको देखने को मिला है, बीपीएससी जो आने वाली न्यू भर्ती है उसमें भी आप देख सकते हैं, यूपीएससी देख सकते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम है जहां पर हिस्ट्री संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों से संबंधित होकर आएंगे। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, याल्टा सम्मेलन कब बुलाया गया था। याल्टा सम्मेलन है क्या, याल्टा सम्मेलन कब बुलाया गया था, 1945 में। याल्टा सम्मेलन है क्या, तो जर्मनी को हराने के लिए अमेरिका, उसके बाद सोवियत रूस, ये क्या करते हैं, एक बैठक करते हैं, ठीक है, किसको हराने के लिए, जर्मनी को हराने के लिए। और उसी सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं, याल्टा 45 में जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत रूस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक बैठक किया, जिस बैठक को हम लोग क्या कहते हैं, याल्टा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ था, 1945 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण किया गया, किसके द्वारा किया गया, स्वेज नहर को राष्ट्रीयकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, नेहरू थे, नासिर थे कि चर्चिल थे कि मार्शल टीटो थे। तो आंसर होगा नासिर के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्वेज नहर से संबंधित एक वीडियो आपको लिए आने वाली है जिसमें स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण और स्वेज नहर संकट क्या है इस पर संपूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन थे, तो देखिए एक नंबर ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, दूसरा नंबर है हूवर, तीसरा नंबर है रूजवेल्ट और चौथा है ट्रूमैन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रूजवेल्ट। कौन थे, तो रूजवेल्ट साहब थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के प्रतिपक्ष कौन थे, ओपोनेंट कौन थे, उनके विरोधी कौन थे। मतलब त्रिपुरी कांग्रेस जो हुआ था, त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था ना, ने 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भेजे गए उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं और हराकर वो क्या बन जाते हैं, कांग्रेस के या त्रिपुरी कांग्रेस क्या है। और ये कब आरंभ हुआ, देखो नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। कहाँ, तो तलवार नामक जहाज पर।
और इसको शुरू करने वाले जो थे वो इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी या भारतीय नाविक कह सकते हैं, ठीक। इन्होंने एक हड़ताल किया था। हड़ताल किस लिए किया? क्योंकि इन्हें ठीक से भोजन नहीं मिलता था, ठीक है, बासी खाना मिलने के कारण या सही से भोजन नहीं मिल पाता था और सही से आमदनी भी नहीं, मतलब पैसे भी नहीं मिलते थे, तनख्वाह भी नहीं मिलता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, नौसेना विद्रोह किया, जो सबसे पहले कहाँ हुआ, जब सबसे पहले आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था 1946 ईस्वी में तलवार नामक जहाज में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन थे? जो अब 1909 का अधिनियम, इस अधिनियम को एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से हम लोग इस अधिनियम को जानते हैं। 1909 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? 1909 ईस्वी में 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिस समय भारत के जो वायसराय थे जिनका नाम था मिंटो और भारतीय सचिव मार्ले, इन दोनों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म पड़ा था, मार्ले मिंटो अधिनियम पड़ा था, ठीक। इसी अधिनियम में कांग्रेस, इसी अधिनियम में मुस्लिम लीग क्या करती है? पृथक निर्वाचन की मांगे करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, पृथक निर्वाचन की जो पद्धति जो शुरू हुई थी ना मुसलमानों के लिए अलग चुनाव मंडल तैयार करना, तो वो किस में हुआ था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म में हुआ था, मार्ले मिंटो अधिनियम में हुआ था, जो कब घटित हुई थी? 1909 में। इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा गढ़े गए हरिजन शब्द का अर्थ क्या है? गांधी जी के द्वारा बोले गए हरिजन शब्द, गांधी जी ने अछूतों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, हरिजन। हरिजन का अर्थ होता है हरिजन, मतलब ईश्वर के बच्चे, ठीक है, ताकि समाज में जो उनकी दशा थी, जो उनकी निम्न दशा थी, उसको ऊपर उठाया। जो लोग उनसे घृणा कर रहे थे, अछूतों से घृणा कर रहे थे, कहीं ना कहीं समाज में इस प्रतिस्पर्धा को हटाया जा सके और इस विचारधारा को भी नष्ट करने के लिए गांधी जी ने अछूतों को क्या कहा? तो ईश्वर के बच्चे कहा, ठीक है, ईश्वर के बच्चे, हरि के जन, मतलब ईश्वर के बच्चे उन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरसालिंगम को किस नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में? क्योंकि विरसालिंगम क्या थे? दक्षिण भारत के एक समाज सुधारक थे, ठीक है, दक्षिण भारत के क्या थे? समाज सुधारक थे। और यह घटना कब है? 19वीं सदी की घटना है। तो दक्षिण भारत के ये समाज सुधारक थे और यह समाज सुधारक ठीक भारत में जो कह सकते हैं कि उत्तरी या पूर्वी भारत में जिस प्रकार ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपना योगदान दे रहे थे, जिस प्रकार उन्होंने विधवाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था वीरलिंगम पुंतलू, और इन्हें ही दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत के विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्यासागर। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह को कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज सुधार के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? उससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि यह द्वैत शासन है क्या और इसकी शुरुआत कब होती है भारत में, बंगाल में। बंगाल क्यों पूछा? तो बंगाल में ये द्वैत शासन होता है क्या? डुअल गवर्नमेंट, मतलब एक दोहरी शासन चलना। मतलब भारत में, बंगाल में एक ऐसी स्थिति थी कि जब एक तरफ नवाबों का शासन चल रहा था और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ये एक साथ दो शासन चलने की नीति को हम लोग क्या कहते हैं? डुअल गवर्नमेंट या द्वैत शासन कहते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? 1764 में बक्सर युद्ध के बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव क्या करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब होती है? तो द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कब होती है? 1765 ईस्वी में। और करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम है उनका? लॉर्ड क्लाइव। और इसका अंत कब होता है? इसका अंत होता है 1772 ईस्वी में। और इसका अंत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वारेन हेस्टिंग। इसका अंत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं? द्वैत शासन को अंत कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्बोधिनी पत्रिका। तत्बोधिनी पत्रिका का
तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? ये तत्वबोधिनी पत्रिका है क्या? तत्वबोधिनी पत्रिका उस समय एक समाज सुधारक पत्रिका थी जो समाज में बौद्धिक स्तर, ज्ञान स्तर को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। समाज के हर एक बौद्धिक स्तरीय तत्वों को लेकर प्रस्तुत होती थी और समाज की नई दिशा और नव जागरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तत्वबोधिनी पत्रिका है क्या? तत्वबोधिनी पत्रिका तो हमने मालूम चला कि तत्वबोधिनी पत्रिका ज्ञान से संबंधित है, अर्थात साहित्य से संबंधित है, और इसी पत्रिका के तहत तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की गई थी। लेकिन तत्वबोधिनी पत्रिका की जो प्रकाशित हुई थी किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू हुआ था? देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम लोग ठाकुर भी कहते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ अर्ली स्टोरी ऑफ इंडिया। द ऑथर ऑफ अर्ली स्टोरी ऑफ इंडिया के मतलब कह सकते हैं कि अर्ली स्टोरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो अर्ली स्टोरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वह हैं विसेंट स्मिथ। उनका नाम क्या है? विसेंट स्मिथ। जगह शॉर्ट पढ़ने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है हमें। क्यों? आप क्या कीजिएगा कि मेरे बातों को सुनकर उस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा, अपने तरफ से खूब मेहनत करें ताकि आपका सब कुछ सही रहे और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय इतिहास की राष्ट्रीय व्याख्या किसने किया था? भारतीय इतिहास की राष्ट्रीय व्याख्या करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। रमेश चंद्र मजूमदार जी ने भारतीय इतिहास की क्या की थी? उन्होंने राष्ट्रीय व्याख्या किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीहिस्टोरिका की शुरुआत किसने किया था, या प्रीहिस्टोरिका की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। ये प्रीहिस्टोरिका क्या है? प्रीहिस्टोरिका ये शब्द जो है ये क्या है? ये इसका क्या है? प्रीहिस्टोरिका का अर्थ है स्वतंत्रता से। किससे अर्थ है इसका? अर्थ स्वतंत्रता से है। और इसको शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं गोर्बाचोव हैं, जो रसिया के राष्ट्रपति थे। जब वो रसिया के राष्ट्रपति थे तो उस समय रसिया के अधीन जितने भी राष्ट्र थे उन सारे राष्ट्रों को इन्होंने क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। इसलिए प्रीहिस्टोरिका की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वह गोर्बाचोव हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सम्मेलन में 27 दफा घोषणा लिया गया था? तो किस सम्मेलन में 27 दफा घोषणा लिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा सम्मेलन है जिसमें 27 दफा, ठीक है, घोषणा लिया गया था? तो ये बेलग्रेड सम्मेलन है। बेलग्रेड सम्मेलन में 27 दफा घोषणा लिया गया था। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन, आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? ये जो लिखा गया है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार दादा भाई नौरोजी। इसके लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। आपको ये 20 क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया और मेरा स्पष्टीकरण यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और जितना हो सके इस बाल शिक्षा एकेडमी को ऊंचे स्तर तक पहुंचाइए।